बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर्स हैं ये हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2017 का पेपर है ये हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और इन तमाम लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है ये सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हम इसके 50 MCQ सॉल्व कर चुके हैं और इन लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 51 से 60 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर पे मेरे पास जो MCQ है ये एक्चुअली डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जिसमें 41 से 50 तक MCQ सॉल्व किए थे उसमें लास्ट 2-3 MCQ हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से सॉल्व किए थे। ये भी उसी का हिस्सा है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है इसकी स्टेटमेंट में T क्रॉस B। यहाँ पे T रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट यूनिट वेक्टर को और B रिप्रेजेंट कर रहा है बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर को। ये हम डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं जी n माइनस n, ये n यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है और C ऑप्शन है n क्रॉस B और D ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि इनकी जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये अगर आपका T है टेंजेंट वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर है और ये अगर बाई नॉर्मल है तो इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप देखें ये हमसे पूछा गया है T क्रॉस B। अगर तो होता B क्रॉस T, ये गौर करना आपने, B क्रॉस T होता तो फिर तो ये इक्वल होना था n के जो कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। हाँ, अब ये क्या है T क्रॉस B, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे जैसे ये T क्रॉस B है तो फिर ये माइनस n के इक्वल होगा। n यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से फिर ये क्लियर है हमारे पास कि 51 पे जो MCQ है उसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर B विच इज़ माइनस n। तो MCQ नंबर 51 सिंपल सा MCQ था जो उसने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से उठाया था और इस टॉपिक से रिलेटेड हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी 2-3 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि ये टेंजेंट क्या होता है, बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। तो इसमें हमारे पास गिवन था कि T क्रॉस B किसके इक्वल है। तो हमने इसकी डायरेक्शन से देखा कि अगर तो आपकी डायरेक्शन सेम है मतलब B क्रॉस T है तो वो तो इक्वल होगा n के। सिमिलरली T क्रॉस n इक्वल होगा B के और n क्रॉस B इक्वल होता है T के। यहाँ पे चूँकि हमारे पास रिक्वायर्ड था T क्रॉस B और इसकी जब डायरेक्शन चेंज हो जाए मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो फिर ये माइनस n के इक्वल होता है विच इज़ B ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 51 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 52 को सॉल्व करते हैं। तो 52 की स्टेटमेंट में हमारे पास एक सेट गिवन है x ओवर x बिलोंग्स टू C। C यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सच डैट x पावर 4 इक्वल्स टू 1 इज़ आर डैश। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहली ऑप्शन है सब ग्रुप ऑफ C और C में से 0 को निकाल दें अगर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को कि ये जो हमारे पास सेट गिवन है ये C का सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन में वो ये कह रहा है कि ये सब ग्रुप है C का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और तीसरी ऑप्शन में हमें वो ये कह रहा है कि ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, और चौथी ऑप्शन में कह रहा है कि सब ग्रुप ऑफ Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स उसमें 0 निकाल दें और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब ग्रुप क्या होता है, और इससे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। और अगर 5वीं प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो फिर हम इस ग्रुप को अबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सब ग्रुप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास G एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहा है। चले हम इसको जनरल बात करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी स्टेरिक
स्टेरिक यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन है। अगर जी एक ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मैंने लिया स्टेरिक, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, तो मैंने इन जनरल उसे स्टेरिक कह दिया। और यहाँ पे अगर H इसका एक सबसेट है जी का, और अगर H भी ग्रुप हो उसी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू जिसके विद रिस्पेक्ट टू जी ग्रुप है, तो फिर हम ये कह सकते हैं H इज सब ग्रुप ऑफ जी। मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं कि अगर जी कोई ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक और H उसका एक सबसेट है, अगर H भी उसी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप है, तो फिर H को हम G का सब ग्रुप कहेंगे। अब ये जो हमारे पास सेट गिवन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ये जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है x पावर 4 इक्वल्स टू 1, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ये बनेगा प्लस माइनस 1, और इसको मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से x हमें मिलेगा प्लस माइनस 1, यहाँ से x हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस आयोटा। तो इसको अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो दिस इज एक्चुअली 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी के 4 रूट्स हैं, और इसको एक हम खास नाम भी देते हैं C4। और C4 जो है ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हम प्रूव कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, BSc में भी प्रूव कर चुके हैं, MSc में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्रुप है कि नहीं। आप इसकी सबसे पहले कैलस टेबल बनाएं, उसमें कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, एसोसिएटिविटी भी, और इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है, और इन्वर्स भी इसका अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमें ये एक बात क्लियर हो गई कि C4 इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पहले ऑप्शन में उसने ये बात की है कि ये जो हमारे पास सेट गिवन है ये एक सब ग्रुप है किसका, C का, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई है बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप कि G अगर एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, H उसका सबसेट है, और अगर H भी उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि H G का सब ग्रुप है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो सेट गिवन है वो हमने देखा वो क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट भी है। ये इसका सबसेट है ना, इसके तमाम एलिमेंट्स C में से आए हुए हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि C4 इज सब ग्रुप ऑफ C, और आगे कंडीशन यही है कि उसमें से आप 0 को माइनस कर दें, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका A ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हम इसके बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। B ऑप्शन है सब ग्रुप ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप ही नहीं है। वेरी सिंपल, आप ये उठाएं दोनों एलिमेंट्स 1 और -1, दोनों को ऐड करें 0 आएगा। तो ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा C4 से, तो इसका मतलब है C4 ग्रुप ही नहीं है, तो आगे सब ग्रुप तो हो ही नहीं ना सकता। फिर ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, तीसरे नंबर पे उसने बात की है नॉन साइक्लिक ग्रुप की, कि ये जो हमारे पास सेट गिवन है ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C4 हमारे पास एक जो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। और साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ऐसा ग्रुप जिसमें आपको एक जनरेटर मिल जाए, और जनरेटर क्या करता है, जिससे उस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। अगर मैं बात करूँ C4 की, तो इसका जनरेटर क्या होगा, आयोटा, क्योंकि आयोटा से इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स जनरेट हो सकते हैं। किस तरह से, अगर आयोटा की पावर मैं 1 लूँ तो आयोटा आएगा, ये एक एलिमेंट इसका जनरेट हो गया। अगर मैं आयोटा की पावर 2 लूँ तो ये क्या आएगा, -1, ये दूसरा एलिमेंट जनरेट हो गया। अगर मैं आयोटा की पावर 3 लूँ तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो ये बनेगा माइनस आयोटा, ये इसका माइनस आयोटा एलिमेंट जनरेट हो गया। अगर मैं आयोटा की पावर 4 लूँ तो वो 1 के इक्वल होगा, तो ये इसकी आइडेंटिटी जनरेट हो गई। It means iota is generator of C4, so C4 is a cyclic group।
तो सी ऑप्शन में तो उसने कहा है कि ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। उसके बाद ये जो डी ऑप्शन में हमारे पास है, ये है सब ग्रुप ऑफ क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें तो C4 में आयोटा भी पड़ा हुआ है, माइनस आयोटा भी पड़ा हुआ है, तो C4 तो इसका सबसेट ही नहीं है रैशनल नंबर्स का, तो इसका मतलब है फिर सब ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। तो MCQ नंबर 52 में उसने हमें एक सेट दिया था और उसने हमसे ये पूछा था कि क्या ये C का सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या C का सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, या ये सब ग्रुप है Q का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये एक्चुअली 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी है और इसको C4 कहते हैं और ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो C4 है ये सब ग्रुप है बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तो इसलिए MCQ नंबर 52 का ए ऑप्शन करेक्ट है, सब ग्रुप ऑफ C, जिसमें से अगर 0 माइनस कर दें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 52 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 53 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है जी, R3 अंडर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म द डैश, कि R3 वेक्टर प्रोडक्ट में क्या बनाती है। ऑप्शन ए है ग्रुप, ऑप्शन बी है मोनाइड, ऑप्शन सी है सेमी ग्रुप और ऑप्शन डी है ग्रुप वाइड। तो हमने ये बताना है कि R3 वेक्टर प्रोडक्ट में ग्रुप बनाती है, मोनाइड बनाती है, सेमी ग्रुप बनाती है या ग्रुप वाइड बनाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो R3 है ये एक्चुअली क्या है। R3 का मतलब है 3 डायमेंशनल। अगर मेरे पास स्पेस में कोई वेक्टर है, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो यहाँ पे अगर कोई वेक्टर होगा तो वो 3 डायमेंशनल होगा। लेट्स सपोज x1 y1 z1। अगर इस वेक्टर को लेट्स सपोज अगर मैं v का नाम दे रहा हूँ तो ये होगा x1i प्लस x2j प्लस x3k। i j k इसके 3 कंपोनेंट्स हैं स्पेस में। तो ये R3 में जो वेक्टर्स हैं वो इस तरह के होंगे। हमने ये बताना है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट में R3 जो है ये क्या बनाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ग्रुप, मोनाइड, सेमी ग्रुप, ग्रुप वाइड, तो पहले तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रुप वाइड की। ग्रुप वाइड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट which satisfies Closure law with respect to a binary ऑपरेशन। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन, अब वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, तो फिर इस नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुप वाइड का नाम देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, a group wide which satisfied associative law with respect to a binary operation। इसका मतलब ये है कि जो सेमी ग्रुप है ये पहले क्या होगा, ग्रुप वाइड, मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर कोई ग्रुप वाइड एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर हम उसको सेमी ग्रुप का नाम देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मोनाइड क्या होता है। मोनाइड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a semi group which satisfies identity property
विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि जो मोनाइड है वो पहले क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, और सेमी ग्रुप से पहले वो क्या होगा, ग्रुप वाइड। जिस तरह से एक एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इन टर्म्स के नाम चेंज हो रहे हैं। अगर क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो ग्रुप वाइड है, अगर ग्रुप वाइड में एक और लॉ ऐड कर दें एसोसिएटिव तो फिर वो सेमी ग्रुप बन जाता है, और अगर सेमी ग्रुप में हम ऐड कर दें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो फिर वो मोनाइड बन जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया है ग्रुप, और ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a monoid which satisfies inverse law या inverse property with respect to binary operation। इसका मतलब जो ग्रुप है वो पहले क्या होगा, मोनाइड, और मोनाइड तक उसमें तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर चुकी हैं। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर इन्वर्स भी होल्ड कर जाए तो फिर वो ग्रुप बन जाता है। अब हम वापस आते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है R3, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप वाइड है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। R3 में आप कोई भी दो वेक्टर्स ले लें, चले ये एक मैंने वेक्टर लिया हुआ है v1 और दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ v2, और इनके मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूँ जी y1i प्लस y2j प्लस y3k। तो अंडर वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ये भी क्या होता है, वेक्टर। तो इसका मतलब है R3 में अंडर वेक्टर प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है ना कि अगर आप दो एलिमेंट्स उठाएं और बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, दो एलिमेंट उठाए मैंने v1 v2, इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमें पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये भी वेक्टर होता है। तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट R3 में होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि R3 एक ग्रुप वाइड है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव। तो क्या R3 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये हम अभी देख लेते हैं। इस पर्पस के लिए चूंकि मुझे तीन वेक्टर्स चाहिए तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर और ले लेता हूँ v3, और इसके कंपोनेंट्स मैं ले रहा हूँ z1i प्लस z2j प्लस z3k। और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि v1 क्रॉस v2 क्रॉस v3 is not equal to v1 क्रॉस v2 क्रॉस v3 के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये एसोसिएटिव नहीं होता। इसको आप बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अगर मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो ये है v1 क्रॉस v2 क्रॉस v3। इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या था, v1 डॉट v3 और साथ हमारे पास वेक्टर आएगा v2 माइनस फिर v1 डॉट v2 और फिर साथ क्या आएगा, v3 वेक्टर। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको ले लेते हैं। ये है जी v1 क्रॉस v2 और फिर क्रॉस है v3। इसको किस तरह से एक्सपेंड करना है जी, पहले v1 का डॉट आएगा v3 के साथ, डॉट v3 और फिर साथ क्या आएगा v2 माइनस फिर v2 डॉट v3 और साथ क्या आएगा v1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो दोनों डिफरेंट है। इसलिए जो एसोसिएटिविटी है R3 में अंडर वेक्टर प्रोडक्ट ये होल्ड नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो R3 है ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो जब ये सेमी ग्रुप नहीं होगा तो ना ये मोनाइड हो सकता है ना ये ग्रुप हो सकता है, सिर्फ ये क्या है, ग्रुप वाइड। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी। तो MCQ नंबर 53 में उसने हमसे ये पूछा था कि ये जो R3 है ये वेक्टर प्रोडक्ट में
क्या ये ग्रुप बनाता है, क्या ये मोनाइड है, क्या ये सेमी ग्रुप है, क्या ये ग्रुप वाइड है। तो पहले तो हमने इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया, ग्रुप वाइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। और फिर हमने देखा कि ये जो R3 है इसमें वेक्टर्स 3 डायमेंशनल होते हैं, उनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं i j के। 2 वेक्टर्स हमने लिए। सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ये ग्रुप वाइड है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अंडर वेक्टर प्रोडक्ट ये वेक्टर होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। लेकिन सेमी ग्रुप होने के लिए उसमें एसोसिएटिविटी का होल्ड करना ज़रूरी था, जबकि हमने देखा कि R3 में अंडर वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर रही, ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसलिए ये जो R3 है ये अंडर वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ ग्रुप वाइड है। अगर सेमी ग्रुप नहीं है तो फिर आगे जाने का तो चांस ही नहीं है। तो फिर इस तरह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, विच इज़ ग्रुप वाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 53 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एन एलिमेंट x ऑफ अ ग्रुप G सेटिस्फाइंग x स्क्वायर इज इक्वल टू x इज डैश, कि अगर x एक एलिमेंट है ग्रुप G का और अगर उसका स्केयर लेने से वही एलिमेंट आ जाए तो फिर इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन हमारे पास हैं इन्वोल्यूशन, आइडेम्पोटेंट, ट्रांसपोजिशन और साइकिल। यही 4 जो टर्म्स हैं इनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन्वोल्यूशन की। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेट G be a group and X belongs to G। G एक ग्रुप है और X उसका एक एलिमेंट है। If order of X is 2, that is X square is equal to E। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, एक है ऑर्डर ऑफ ग्रुप और दूसरी है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मुराद ये है कि उस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। किसी भी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। बात क्लियर हो गई। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से मुराद ये है कि उस एलिमेंट की कितनी पावर लें तो आइडेंटिटी बन जाए। यहाँ पे आइडेंटिटी E है, x की पावर 2 लेने से अगर आइडेंटिटी बन जाए तो इट मीन्स x जो कि एलिमेंट है G का, इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। 2 बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे डेफिनेशन में इन्वोल्यूशन की ये है कि अगर G एक ग्रुप है और X उसका एक एलिमेंट है और अगर X का ऑर्डर 2 हो, मतलब X की पावर 2 लेने से E आए, तो फिर हम X को इन्वोल्यूशन कहेंगे। बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने जो यहाँ पे टर्म यूज़ किया वो है आइडेम्पोटेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आइडेम्पोटेंट क्या होता है। आइडेम्पोटेंट, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट G be a group and X belongs to G। अगर G एक ग्रुप है और X उसका एक एलिमेंट है और अगर X का स्केयर लें और वही एलिमेंट आ जाए X ही, मतलब किसी एलिमेंट का आप स्केयर ले रहे हैं और वो उसी के इक्वल ही आ जाए, तो फिर हम ये कहते हैं X इज़ आइडेम्पोटेंट। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में उसने हमसे यही चीज़ पूछी है, एन एलिमेंट X ऑफ अ ग्रुप G सेटिस्फाइंग X के इज इक्वल टू X इज डैश। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आइडेम्पोटेंट। लेकिन ये जो बाकी 2 टर्म्स हैं ट्रांसपोजिशन और साइकिल, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोजिशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइकिल क्या होता है और साइकिल से भी पहले हमें पता होना चाहिए कि परमुटेशन क्या होती है। परमुटेशन बेसिकली एक मैपिंग है, कौन सी, 1-1 ऑन-टू मैपिंग, जो किसी एक सेट से उसी सेट पे डिफाइन होती है। लेट्स सपोज अगर F मैपिंग है सेट S से सेट S पे, और यहाँ पे मैं सेट ले रहा हूँ S जिसमें एलिमेंट्स लेट्स सपोज A1 A2 से AN तक, तो मैपिंग हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये आपका सेट S है, ये भी सेट S है और मैपिंग है हमारी यहाँ पे F, एलिमेंट्स हैं A1 A2 से AN तक। लेट्स सपोज A1 का इमेज जो है
वो एफ ऑफ A1 है, A2 का इमेज एफ ऑफ A2 है, और सिमिलरली AN का इमेज एफ ऑफ AN है। तो ये देख लें, ये मैपिंग ऑन टू भी है, मतलब जो आपकी कोड मेन है वो रेंज के इक्वल है, उसके तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो चुके हैं, और ये 1 1 भी है। हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये 1 1 ऑन टू मैपिंग है, और ये एक सेट से उसी पे मैप हो रही है। तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, पहले एलिमेंट्स A1 A2 अप टू AN, और नीचे हम इनकी जो इमेजेस हैं वो लिखें एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 अप टू एफ ऑफ AN। तो ये हम फिर हमारी एक परमुटेशन बन गई। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद लेट्स सपोज हमारे पास एक ऐसी परमुटेशन है जिसकी टाइप कुछ इस तरह से है, गौर करना आपने, A1 A2 A3 AN-1 AN और A2 A3 A4 AN A1। अगर परमुटेशन आपकी इस टाइप की है तो इसको हम साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक परमुटेशन ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है जी 2 3 4 5 1। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, 1 का इमेज क्या है 2, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 4 का इमेज 5 और 5 का इमेज 1। तो इस तरह से देखिए एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था एंड पॉइंट भी आपका वही एलिमेंट आया है। तो ऐसी परमुटेशन को हम साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। और किसी भी परमुटेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और दिस इज कॉल्ड साइकिल। साइक्लिक परमुटेशन को ही हम साइकिल बोलते हैं। और उसके बाद परमुटेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल। देखें यहाँ पे अब कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो फिर इसकी लेंथ कितनी होगी इस परमुटेशन की 5। हम एक्चुअली देख रहे थे कि साइकिल क्या होता है, उससे पहले हमने देखा कि परमुटेशन क्या होती है वो डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है और इसी को साइकिल कहते हैं। और फिर हमने एक बात देखी कि लेंथ ऑफ साइकिल क्या होता है। मैंने बताया था ना कि ट्रांसपोजिशन को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइकिल क्या होता है। तो साइक्लिक परमुटेशन को ही एक्चुअली साइकिल कहते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि लेंथ ऑफ साइकिल क्या है, किसी भी परमुटेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो एक्चुअली लेंथ ऑफ साइकिल कहलाता है। और अगर आपके पास एक ऐसी परमुटेशन है जिसकी लेंथ कितनी है 2, अगर लेंथ 2 है आपकी परमुटेशन की, तो फिर उसको हम ट्रांसपोजिशन का नाम देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने देखा कि परमुटेशन एक ऐसी मैपिंग होती है जो 1 1 और ऑन टू होती है, जो एक सेट S से उसी सेट पे मैप करती है। यहाँ पे हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस खास किस्म की जो परमुटेशन है उसको साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल भी देख ली। और इस एग्जांपल में हमने देखा कि हम जिस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे थे एंड भी उसी एलिमेंट पे हो रहा था। और इसी साइक्लिक परमुटेशन को हम साइकिल भी कहते हैं, और इसको इस रिप्रेजेंटेशन से जाहिर किया जा सकता है। और लेंथ ऑफ साइकिल एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ परमुटेशन, तो वो यहाँ पे 5 है। और अगर आपके पास एक ऐसी परमुटेशन है जिसकी लेंथ 2 है, मतलब उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो वो क्या होगी, ट्रांसपोजिशन। तो MCQ नंबर 54 में उसने हमारे पास एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर एक एलिमेंट X ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है X के इक्वल टू X, तो वो क्या होगा। हमने यहाँ पे इन्वोल्यूशन की डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली। वो क्या थी कि अगर एलिमेंट X जो कि ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है उसका स्केयर लेने से आइडेंटिटी आ जाए, मतलब अगर उसका ऑर्डर 2 है तो उसको हम इन्वोल्यूशन कहेंगे। जो दूसरे नंबर पर हमारे पास टर्म थी वो थी आइडेम्पोटेंट। वो हमने देख लिया कि अगर किसी एलिमेंट का स्केयर लें जो कि
ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, तो अगर वही एलिमेंट आ जाए तो वो अडेम्बोनेट है, जो कि हमारी करेक्ट ऑप्शन थी। फिर उसके बाद ट्रांसपोजिशन को देखने से पहले हमने साइकिल को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 54 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 55 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी एक ग्रुप है और ये जो सिंबल है ये साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइक्लिक ग्रुप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका जनरेटर एग्जिस्ट करता है और उस जनरेटर से उस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स जनरेट करते हैं, उससे हम वो बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे जी एक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है और ए की पावर 12 इज इक्वल टू ई का मतलब ये है कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 12। जनरेटर की जितनी पावर पे आइडेंटिटी आए उतना ही ऑर्डर ग्रुप का होगा। ये एक बात याद रखनी है आपने। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जी एक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, जनरेटर की जितनी पावर लेने से आइडेंटिटी आए उतना ही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। देन जी इज़ डैश। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ये है जी ए पावर 5, ए पावर 6, ए पावर 2, ए पावर 8। इस MCQ में एक्चुअली वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है और ए पावर 12 पे आइडेंटिटी बन रही है, तो ए के अलावा इसके और कौन कौन से जनरेटर्स हो सकते हैं कि ए की कौन सी पावर लें तो वो इस ग्रुप का जनरेटर बन सकता है। तो इस पर्पज़ के लिए हम एक रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी बी आ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एंड ए बी इट्स जनरेटर। इसको फिर हम किस तरह से लिखेंगे, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है और ऑर्डर कितना है ग्रुप का, n, ए पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नाउ द एलिमेंट ए पावर k इज generator of G if K and N are relatively prime, that is their GCD is 1। थ्योरम की स्टेटमेंट ज़रा गौर से समझनी आपने कि G एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर कितना है n और ए इसका जनरेटर है। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर भी होगा और फिर उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ए और ए की पावर n इज इक्वल टू ई। नाउ द एलिमेंट ए पावर k इज जनरेटर ऑफ g। अगर ए इसका जनरेटर है तो ए पावर k इस ग्रुप जी का जनरेटर उस सूरत में होगा कब, जब k और n रिलेटिवली प्राइम होंगे। पहले हमने इसका जो ऑर्डर लिया है n है ना, और फिर a की पावर हमने ली है k, तो a पावर k भी इस ग्रुप का जनरेटर बन सकता है अगर k और n रिलेटिवली प्राइम हो। दो नंबर रिलेटिवली प्राइम कब होते हैं, जब उनका GCD 1 हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में जो ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर कितना है, 12। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में जो एलिमेंट्स गिवन है उनमें से किस एलिमेंट की पावर 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले GCD ऑफ 5 एंड 12 क्या होता है जी, 1। तो यहीं से हमें बात क्लियर हो गई इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। लेकिन हम बाकी भी डिस्कस करेंगे। GCD ऑफ 6 एंड 12 ये क्या होता है, 6, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 है ना, तो 1 नहीं आया, इसका मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। उसके बाद सी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है ए पावर 2। अब हम 2 का GCD देख लेते हैं, 2 और 12 का GCD क्या होगा, 2, तो ये भी 1 नहीं आया, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है ए पावर 8, तो यहाँ पे 8 और 12 का GCD क्या होगा, 4। तो बाय दिस रिजल्ट
a पावर 12 इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी है तो फिर यहाँ पे वही एलिमेंट जिसकी पावर 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगी वही इस ग्रुप का जनरेटर हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि a पावर 5 जो है 5 ही एक नंबर है जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 है। बाकी a पावर 6, 2 और 8 ये तीनों 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि इन तीनों का 12 के साथ जीसीडी हमने देखा वो 1 नहीं है। तो एमसीक्यू नंबर 55 में उसने एक्चुअली हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया था जिसका ऑर्डर 12 था, और उसने हमसे ये पूछा था कि इसके अलावा ऐसा कौन सा जी का एलिमेंट है जो इसका जनरेटर बन सकता है। तो फिर हमने एक रिजल्ट यहाँ पे देखा, रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और जनरेटर a है, तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और फिर हमने कहा कि a पावर k भी इसका जनरेटर हो सकता है अगर k और n रिलेटिवली प्राइम हो, मतलब उनका जीसीडी 1 हो। तो ऑप्शन में हमारे पास ये जो ऑप्शन ए में गिवन था a पावर 5 का 12 के साथ जीसीडी 1 होता है, इसलिए हमने कहा जी a पावर 5 भी इसका जनरेटर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 55 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 56 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में भी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप गिवन है जिसका b जनरेटर है और इसका ऑर्डर है 17, क्योंकि b पावर 17 पे यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। देन g कैन बी जनरेटेड बाय, और हमने ये बताना है कि ये कितने एलिमेंट्स से जनरेट हो सकता है। ऑप्शन ए मेरे पास है एनी एलिमेंट ऑफ जी के किसी भी एलिमेंट से। ऑप्शन बी है एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी के आइडेंटिटी को छोड़ के किसी भी एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। ऑप्शन सी है बी एंड बी इनवर्स आर ओनली जनरेटर्स ऑफ जी, और ऑप्शन डी है आइडेंटिटी। तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है, इफ़ जी बी आ फाइनाइट cyclic group of order n and n is a prime, बल्कि यहाँ पे एंड की जगह पे इफ़ कर लें, इफ़ n is a prime then g can generate by n-1 एलिमेंट्स। तो स्टेटमेंट हमें ये कह रही है इस रिजल्ट की कि अगर G कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपके पास जिसका ऑर्डर n है और अगर वो n एक प्राइम नंबर है, तो फिर वो कितने एलिमेंट से जनरेट होगा, n-1। एक माइनस कर दें तो हमारे पास जो ग्रुप यहाँ पे गिवन है उसका ऑर्डर कितना है, 17। तो इस फार्मूले के मुताबिक 17 - 1 इक्वल्स टू 16। तो फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो कैन जनरेट बाय 16 एलिमेंट्स अदर देन आइडेंटिटी। तो फिर इसके मुताबिक हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। देखें स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और n अगर एक प्राइम नंबर है, तो फिर वो कितने एलिमेंट से जनरेट होगा, n-1। हमारा यहाँ पे जो ग्रुप गिवन था उसका ऑर्डर 17 था, उसमें से जब हमने 1 माइनस किया इस रिजल्ट के मुताबिक तो वो 16 आया। इट मीन्स दिस ग्रुप कैन जनरेट बाय 16 एलिमेंट्स अदर देन आइडेंटिटी। तो बी ऑप्शन में वो यही कह रहा है ना, एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट से ये ग्रुप जनरेट हो सकता है। और यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन में ये बात गिवन है, बी एंड बी इनवर्स आर ओनली जनरेटर्स ऑफ जी, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम एक यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि इफ़ जी बी आ इनफाइनाइट cyclic group and A be its generator, then A inverse also its
जनरेटर। तो इस रिजल्ट के मुताबिक अगर जी आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, पहला जो हमने जो रिजल्ट पढ़ा है उसमें फाइनाइट है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और अगर ए एक एलिमेंट इसका जनरेटर है तो फिर ए इन्वर्स भी इसका जनरेटर होगा। ठीक है ना, सी में उसने यही बात कही है ना, बी एंड बी इन्वर्स आर ओनली जनरेटर्स ऑफ जी। तो ऐसा कब पॉसिबल है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वाले केस में। लेकिन हमारे पास जो ग्रुप गिवन था वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, जिसको हमने इस रिजल्ट के मुताबिक देखा कि इट कैन बी जनरेट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 56 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 57 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास एक ग्रुप गिवन है, जी इज़ इक्वल टू, ये है अल्फ़ा बीटा, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं जी अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल टू बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। और देन ये एक्चुअली नॉर्मलाइज़र की सिंबल है। नॉर्मलाइज़र ऑफ दिस सेट इन जी हमने फाइंड करने हैं। ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए में सेट है हमारे पास जिसमें एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, ऑप्शन बी में आइडेंटिटी बीटा अल्फ़ा बीटा, ऑप्शन सी है होल जी पूरा ग्रुप जी, और डी ऑप्शन है हमारे पास ई और बीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जो सिंबल लिखी हुई है नॉर्मलाइज़र की, इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइज़र को हम आसान अल्फाज में इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज जी अगर आपका एक ग्रुप है और एच उसका एक सबसेट है, देन नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी इज़ denoted as normalizer of H in G and defined हम इसको इस तरह से करेंगे, A belongs to G such that AH equals to HA। तो नॉर्मलाइज़र को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर G आपका कोई ग्रुप है, H उसका सबसेट है, देन नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G इज़ डिनोटेड एज, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G एंड इज़ डिफाइंड एज। नॉर्मलाइज़र में G के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो H के साथ, जो कि इसका सबसेट है, कम्यूट करें। बात क्लियर हो गई। नॉर्मलाइज़र क्या होता है मैं रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मलाइज़र में ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो इस सबसेट H के साथ कम्यूट करते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हमारे पास जो ग्रुप गिवन है ये एक सिमेट्रिक ग्रुप है। ये इस तरह के ग्रुप जिसमें अल्फ़ा बीटा इस तरह के एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं ना, ये सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं और ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स की सिमेट्रीज को यूज़ करते हुए हम ये ड्राइव करते हैं। अब ये जो ग्रुप है इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, एक तो आइडेंटिटी आएगी इसमें, फिर उसके बाद ये अल्फ़ा क्यूब आइडेंटिटी की इक्वल है ना, तो ये आएगा मेरे पास अल्फ़ा स्केयर, अल्फ़ा क्यूब पे आइडेंटिटी है, फिर ये बीटा स्केयर पे आइडेंटिटी है तो ये आ गया बीटा, फिर ये अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्केयर बीटा। तो ये आपके पास एक ग्रुप आ गया है जिसका ऑर्डर कितना है 6 ऑर्डर का ये ग्रुप है। अब हमने ये जो H है यहाँ पे हमारा H क्या है, ये देख ना, ये H होता है। H के हम नॉर्मलाइज़र फाइंड करते हैं इस ग्रुप में। हमने इस सेट जो कि हमारा यहाँ पे H है इसके G में नॉर्मलाइज़र फाइंड करने हैं। ये लेट्स सपोज आपका G है और H हमारा यहाँ पे क्या है, E और बीटा। अब हम इसी डेफिनेशन के मुताबिक चेक करेंगे कि G के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो H के साथ कम्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 एलिमेंट्स हैं, बजाय इसके कि हम सबको 1 बाय 1 चेक करें, हम ऑप्शंस पे गौर करेंगे और इसके मुताबिक हमारी वर्किंग अब यहाँ पे होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी नॉर्मलाइज़र फाइंड करना है ना, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा नॉर्मलाइज़र से बिलोंग करेगा। यहाँ पर आप इसे कह दें आइडेंटिटी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G। इसके बारे में चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी ने तो कम्यूट करना ही करना है।
अब उसके बाद ये जो इसकी बी ऑप्शन है इसमें है बीटा। बीटा को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, फॉर बीटा। बीटा को आप पहले एच से मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट साइड से, इसकी हर एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा, बीटा आइडेंटिटी और बीटा डॉट बीटा। ये आपके पास क्या आ गया, ये बीटा बन गया, और ये बीटा डॉट बीटा बीटा स्केयर, और बीटा स्केयर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, अब आप बीटा को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी बीटा बीटा डॉट बीटा, तो सेम रिज़ल्ट आएगा, ये बीटा बन गया और ये आइडेंटिटी बन गई डिस्टेंस ऊपर। तो इट मीन्स जो बीटा है ये भी आपका नॉर्मलाइज़र से बिलोंग कर गया है, बीटा बिलोंग्स टू नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी। अब इसके बाद ये जो तीसरा एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा, हम इसके लिए चेक करते हैं, फॉर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे एच से लेफ़्ट साइड से, और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी से, फिर अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होगा बीटा से। ये सेट हमारा एच है, ये तो अल्फ़ा बीटा ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा स्केयर, और बीटा स्केयर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा आइडेंटिटी। बाकी हमारे पास सेट क्या रह गया, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा। अब हम अल्फ़ा बीटा को एच से राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं, आइडेंटिटी अल्फ़ा बीटा राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे है बीटा राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा बीटा। अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर कितना है, 2। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि वो एलिमेंट किसी ग्रुप का जिसका ऑर्डर 2 हो वो अपना ही इन्वर्स होता है। किस तरह से, ये देखें, लेट्स सपोज अगर मैं अल्फ़ा एक एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर 2 है, यहाँ पे आइडेंटिटी के इक्वल है वो, तो अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको, और ये अल्फ़ा उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 होता है वो अपना इन्वर्स होता है। अब इसके मुताबिक ये जो अल्फ़ा बीटा है इसका ऑर्डर कितना है, 2 है ना, तो फिर ये अपना ही इन्वर्स है, तो फिर हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये तो अल्फ़ा बीटा ही रहेगा ना, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होना है, ये बीटा, और इस अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा बीटा का इन्वर्स, क्योंकि ये अपना इन्वर्स है। अब अल्फ़ा बीटा बीटा इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यह क्या होगा, बीटा इन्वर्स अल्फ़ा इन्वर्स। अब इसके बाद बीटा इंटू बीटा इन्वर्स, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, ये तो आइडेंटिटी बन गया ना, और ये है अल्फ़ा इन्वर्स। अब चूँकि अल्फ़ा का ऑर्डर क्या है, 3 पावर पे आइडेंटिटी बन रही है ना, तो अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इन्वर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा इन्वर्स बच गया है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इन्वर्स की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखें जब हमने अल्फ़ा बीटा को एच से लेफ़्ट साइड से कम्यूट करवाया तो हमारे पास आंसर ये आया था, अल्फ़ा बीटा कोमा अल्फ़ा। लेकिन जब राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। इसका मतलब है अल्फ़ा बीटा जो है ये नॉर्मलाइजर से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो कम्यूट नहीं कर रहा। अल्फ़ा बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी। इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमें एक एलिमेंट मिल गया है जो नॉर्मलाइजर से बिलोंग नहीं कर रहा, और ये जो ऑप्शन सी है इसमें तो पूरा जी पड़ा हुआ है ना, तो जी में तो एक एलिमेंट ये अल्फ़ा बीटा भी है, जबकि वो हमने प्रूव कर दिया कि इससे बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ना तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडेंटिटी है, जबकि हमने बी के लिए प्रूव कर दिया है कि वो नॉर्मलाइजर से बिलोंग करता है। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, और सी भी नहीं है। तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक आइडेंटिटी और एक बीटा।
आइडेंटिटी तो मैंने आपको बताया कि अंडरस्टूड है, वो कम्यूट करती ही है, और बीटा को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। तो फिर MCQ नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। तो MCQ नंबर 57 में उसने हमें एक ग्रुप दिया था, एक सिमेट्रिक ग्रुप था, और इसका हमने नॉर्मलाइजर फाइंड करना था, इस सेट जिसको हमने H का नाम दिया। तो सबसे पहले तो हमने नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन देख ली। इसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हमने देखा कि G के सिर्फ दो एलिमेंट्स कौन कौन से, आइडेंटिटी और बीटा, ये दो एलिमेंट्स हैं जो इसके नॉर्मलाइजर में आएंगे। तो फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 57 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप गिवन है G इक्वल्स टू, और इसमें है जी अल्फा पावर 4 इक्वल्स टू बीटा पावर 2 इक्वल्स टू अल्फा बीटा होल पावर 2 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देन जी ऑफ जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप को, इसको हम अभी डिफाइन करेंगे। ऑप्शन हमारे पास हैं, ए ऑप्शन में एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, बी ऑप्शन में हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर, सी ऑप्शन में जो सेट है वो है जी ई अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और जी, मतलब पूरा जो सेट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जो सेंटर ऑफ ग्रुप है इसको डिफाइन करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे सेंटर ऑफ आ ग्रुप। तो किसी ग्रुप के सेंटर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेट G बी अ ग्रुप, देन सेंटर ऑफ G इज डिफाइंड एज Z of G equals to X belongs to G such that XA equals to AX for all A belongs to G। तो सेंटर ऑफ ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि G एक ग्रुप है, उसका सेंटर क्या होगा, G के वो वाले एलिमेंट्स जो G के एलिमेंट्स से ही कम्यूट करें। एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं? G से, और कम्यूट भी G के एलिमेंट से ही करवाने हैं। तो वो वाले G के तमाम एलिमेंट्स जो अपने ही एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें वो सेंटर ऑफ अ ग्रुप बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट जो ग्रुप गिवन है, तो ये एक्चुअली एक डिहाइड्रल ग्रुप गिवन है। तो इसके एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो आएगी आइडेंटिटी, फिर अल्फ़ा की पावर 4 पे ये है ना आइडेंटिटी, तो ये आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब। फिर उसके बाद बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा बीटा। फिर क्योंकि अल्फ़ा बीटा होल की पावर 2 आइडेंटिटी है, तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा क्यूब बीटा। तो ये जो डिहाइड्रल ग्रुप है इसको D4 कहते हैं, और इसका ऑर्डर कितना है? 8। तो अब चूंकि हमने D4 का सेंटर फाइंड करना है, तो बजाय इसके कि हम इसके एक एक एलिमेंट को उठा के इसके हर एलिमेंट से कम्यूट करवा के देखें, हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट है ये। रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है कि Z ऑफ DN, और ये रिज़ल्ट एक्चुअली सिमेट्रिक ग्रुप्स के लिए है। ये D4 एक सिमेट्रिक ग्रुप है ना, और प्रीवियस MCQ में मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक ग्रुप हम ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं उनकी सिमेट्री से ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे n क्या है ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसकी दो कंडीशंस हैं कि अगर आपका n ओड है तो फिर जो सेंटर है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी, और अगर आपका n इवन है तो फिर सेंटर में दो एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगी आइडेंटिटी, दूसरा आएगा अल्फ़ा की पावर n/2। अब यहाँ मैंने अल्फ़ा इसलिए लिया है क्योंकि हम जो ग्रुप डील कर रहे हैं उसमें अल्फ़ा और बीटा की तरह के एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया है। अब सवाल ये है कि ये n क्या है? तो n एक्चुअली नंबर ऑफ साइड्स। देखें ये फार्मूला है dn, ये जनरल है। सिमेट्रिक ग्रुप चूँकि हमें पता है कि हम जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उनकी सिमेट्री से हम ड्राइव करते हैं, तो D4 का मतलब है कि जिस ज्योमेट्रिकल फिगर से हमने ये ड्राइव किया ना उसकी साइड्स 4 है। तो ये जो हमारे पास जनरल रिजल्ट है ये dn के लिए है, n साइड्स के लिए है। अब देखें हमारे पास जो ग्रुप गिवन है वो क्या है? D4, मतलब यहाँ पे अब हमारा n क्या है?
4, n इवन है, इसका मतलब है जो सेंटर है D4 का उसमें ये एलिमेंट्स होंगे और इसमें हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, तो ये तो आइडेंटिटी और ये अल्फ़ा की पावर में आएगा 4/2, तो इसको आप सेट की फॉर्म में लिख दें, ये आएगा आइडेंटिटी और अल्फ़ा की पावर कितनी आ गई 2, तो ये हमारे पास D4 का सेंटर आ गया है। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। तो MCQ नंबर 58 में हमारे पास एक सिमेट्री ग्रुप गिवन था और सिमेट्री ग्रुप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की सिमेट्री से ड्राइव करते हैं। तो हमने क्या करना था, इसका सेंटर फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स, जी अगर एक ग्रुप है, ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स जो अपने ही एलिमेंट्स के साथ उसी जी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस ग्रुप की अगर बात करें तो ये एक डिहाइड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है और इसको D4 कहते हैं। तो इसका सेंटर फाइंड करने के लिए हमने ये रिजल्ट यूज़ किया है और ये रिजल्ट सिमेट्रिक ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है। रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपका n है ओड तो फिर जो सेंटर के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही होगा, E आइडेंटिटी, और अगर आपका n है इवन है तो फिर इस तरह के आपके सेंटर के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमारा n क्या है, इवन D4 है ना, और यहाँ पे ये जो n है ये नंबर ऑफ साइड्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं ये हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की सिमेट्री से ड्राइव करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं D4 की, तो D4 जिस ज्योमेट्रिकल फिगर से ड्राइव हुआ है उसकी साइड्स 4 हैं। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, n की जगह पे 4 पुट किया इसी में, तो हमारे पास ये एक सेट आया है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं E और अल्फ़ा स्क्वायर, यही इस D4 का सेंटर है जो कि इसकी बी ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 58 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 59 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है जिसकी लिमिट्स हैं -1 से 2 और ये फंक्शन हमारे पास है x प्लस मॉडुलस ऑफ x dx और ऑप्शन हमारे पास गिवन है 0, 4, 2, 6। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास फंक्शन ऐसा है जिसमें मॉडुलस भी इन्वॉल्व है और मॉडुलस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करने से पहले आप जानते हैं कि हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम इस तरह का एक MCQ 2017 के पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है, फिर हम इस इंटीग्रल को उस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे। और एक और यहाँ पे बात आपने याद रखनी है कि वो पॉइंट इस ओपन इंटरवल के दरमियान होना चाहिए, मतलब इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँ तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। ये आपने यहाँ से गौर से ये बात समझनी है। ये है जी -1 से 0 dx प्लस 0 से 2 और ये dx। यहाँ पे देखिए मैंने इस इंटीग्रल को -1 से 2 जो था ब्रेक किया है, -1 से 0 और 0 से 2, और 0 इस इंटरवल से भी बिलोंग कर रहा है और इस पॉइंट पे ये फंक्शन 0 भी हो रहा है। और ये एक्चुअली मैंने किया है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। प्रॉपर्टी है a से b f(x) dx इक्वल्स टू, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो c है जिस पॉइंट पे आपने इस इंटीग्रल को ब्रेक किया है ये a और b के दरमियान होना चाहिए। और यहाँ पे अब जो ज़्यादा समझने वाली बात है वो आपने गौर करना है यहाँ पे कि -1 से 0 के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं उस पे आपने इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है जिस पे मॉडुलस है। -1 और 0 के दरमियान लेट्स सपोज -0.5 अगर मैं इसमें पुट करूं तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा ना, तो फिर हम इसका मॉडुलस किस तरह से ख़त्म करेंगे, ये तो x ही रहेगा ना, और इसका जब मोड ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि -1 और 0 जो ओपन इंटरवल है इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ पे ये मॉडुलस वाला जो फंक्शन है ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। बात क्लियर हो गई। अब ये इंटरवल है 0 से 2, अब इसके दरमियान चूँकि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो वो आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो फिर इसका आप सिर्फ मोड ख़त्म करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, वेरी सिंपल, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये तो इंटीग्रल 0 हो गया। ये आपका बनेगा 0 से 2 x प्लस x 2x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें 2x²/2, 0 से 2 ये कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या आ गया 4, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो MCQ नंबर 59 में हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन था, उसमें चूंकि मॉडुलस इन्वॉल्व था तो हमने इसको ब्रेक किया है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए -1 से 0 और 0 से 2, और इसका फिर इवेल्युएट करते हुए हमने फाइनल आंसर क्या निकाला 4, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 59 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज़ MCQ नंबर 60। सिंपल सा ये MCQ है, यह जी x = 6 इन R3 रिप्रेजेंट्स R डैश के x = 6 जो है ये R3 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी लेक्चर में हम R3 से रिलेटेड एक MCQ ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन हमारे पास गिवन है पॉइंट, लाइन, प्लेन और स्पेस। R3 में चूँकि आप जानते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं जिनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं i, j, k, तो यहाँ पे उसने एक कंपोनेंट हमें दिया है, तो इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं 6, y, z, क्योंकि x को उसने फिक्स कर दिया ना, और ये y, z हमें उसने नहीं बताए, तो यहाँ पे फिर हम इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स इन YZ प्लेन। इस पॉइंट के जितने भी वेक्टर्स बनेंगे वो कहाँ में लाई करेंगे, YZ प्लेन पे। तो चूंकि ये प्लेन है ना, तो फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो MCQ नंबर 60 में उसने हमें कहा था कि x = 6 R3 में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब उसने सिर्फ इसका x कंपोनेंट दिया था, तो YZ तो हमें नहीं पता, तो इसलिए इस तरह के जितने भी वेक्टर्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, YZ प्लेन में। तो ये चूँकि प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज की इस वीडियो में हमने MCQ नंबर 51 से 60 तक सॉल्व किए थे PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स 2015 पेपर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।